हमने एक टर्म सुनी है स्टोन बेल्ट। देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में ही स्टोन होने का प्रेवलेंस बढ़ते जा रहा है। जी। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया। ये स्टोन होने के कॉमन रीजंस क्या है? अपने आगे खान पान की, अपने इस एरिया की बात करें, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट इंटेक। कि यंग अडल्ट्स में और खासकर फीमेल्स में किडनी स्टोन अब ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्या ये बात सच? यंगस्टर्स को स्टोन्स ज़्यादा हो रहे हैं। आप डॉक्टर ना बनते तो आपके लिए लाइफ में प्लान बी क्या होता? कोई दुकान खोल के बैठा होता है। तो इसके बाद उनकी सेक्सुअल पोटेंसी, उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हेलो, नमस्कार, वेलकम एवरीवन टू यूरो वेलनेस पॉडकास्ट। यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसे हेल्थ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप इन्फॉर्म्ड और एम्पावर्ड हो सके और अपनी हेल्थ को और भी बेहतर बना सके। व्यूअर्स, आज के हमारे पॉडकास्ट का टॉपिक है यूरोलॉजिकल हेल्थ। इस टॉपिक के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बहुत वाइड स्प्रेड है। वर्ल्ड वाइड सभी लोग इससे अफेक्ट होते हैं, लेकिन सोशल स्टिग्मा या लैक ऑफ अवेयरनेस, इन सब की वजह से इसके बारे में खुलकर हम बात नहीं करते हैं। यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो कोई ब्लैडर का इन्फेक्शन हो, किडनी स्टोन हो या रीनल फेलियर हो, इसका स्पेक्ट्रम बहुत ही बड़ा है और इसीलिए इसके बारे में A to Z बात करना बहुत ही आवश्यक है। आज के हमारे यूरो वेलनेस पॉडकास्ट में यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में ढेर सारी बात करने के लिए हम पहुंच चुके हैं इंदौर, जहां हमारे साथ भारत के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर असीम कपाड़िया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जो एमिनेंट हॉस्पिटल इंदौर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। डॉक्टर असीम कपाड़िया, वेलकम टू यूरो वेलनेस पॉडकास्ट। थैंक यू, नमस्ते। डॉक्टर असीम कपाड़िया से यूरोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात करने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने डॉक्टर बनने का क्यों सोचा? क्या ऐसी प्रेरणा आपको मिली कि आपने मेडिसिन एज अ प्रोफेशन चूज किया? एक्चुअली क्या, बचपन से मेरे फैमिली में भी डॉक्टर्स थे। मेरे फादर खुद जनरल सर्जन है। तो फ्रॉम द इनिशियल डेज, फ्रॉम द स्कूलिंग टाइम, यही एक प्रेरणा स्रोत रहे, वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रहे कि मैंने इसी फील्ड को अपना एक पैशन और इसे ही अपना एक करियर चुन लिया। और बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना तो था ही। जी। दैट्स ग्रेट। लेकिन डॉक्टर असीम, आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए आप डॉक्टर ना बनते तो आपके लिए लाइफ में प्लान बी क्या होता? प्लान बी क्या होता? प्लान बी यही होता, कहीं बिजनेस कर रहा होता, कुछ कोई दुकान खोल के बैठा होता। वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए डॉक्टर असीम से आज के टॉपिक के बारे में जानकारी लेते हैं, यूरोलॉजिकल हेल्थ। डॉक्टर असीम, इस बारे में बात करना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका प्रिवेलेंस मुझे लगता है इंडिया में तो बहुत ही बढ़ गया है। लैक ऑफ अवेयरनेस कहिए या फिर हमारी जो डाइटरी, जो हमारी रूटीन है वो खराब है, लाइफस्टाइल सबकी अफेक्ट हो रही है। इसकी वजह से आजकल यंग पीपल में भी, खासकर विमेन में भी ये सारी समस्या बहुत देखने को मिलती है, खासकर किडनी स्टोन। हमने एक टर्म सुनी है स्टोन बेल्ट। इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि स्टोन बेल्ट है, तो इस रीजन्स में ये स्टोन का प्रेवलेंस क्यों ज्यादा है? देखो, वैसे तो आजकल हम देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में ही स्टोन होने का प्रेवलेंस बढ़ते जा रहा है। जी। उसे हम कुछ भी कह सकते हैं, जैसे कि वेदर चेंजेस और डाइटरी हैबिट्स विच आर चेंजिंग डे टू डे लाइफ इन द मोस्टली इन द यंगस्टर्स। यस। तो हम इन सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स देखें तो पूरे भारतवर्ष में ही स्टोन का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, खासकर किडनी स्टोन्स। जी। तो इसमें भी अगर स्पेसिफिक करें कि किस बेल्ट में इंडिया में ज़्यादा है, तो मैं यही बोलूँगा कि नॉर्थर्न वेस्टर्न जो रीजन है इंडिया का, उसमें उसको हम स्टोन बेल्ट कह सकते हैं। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, एंड सम कोस्टल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट एरिया लाइक गोवा एंड कोंकण एरिया। इन सब एरियाज में स्टोन के इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं।
and the quality of stones means characteristic of stone composition. It also changes. If you see from North India to South India, it changes. राइट। तो डॉक्टर असीम, स्टोन बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनमें ये स्टोन होने के कॉमन रीजंस क्या है? देखिए, जो स्टोन बेल्ट अगर हम बात करें कि इफ वी टॉक ऑफ द मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात एरिया, एज वी आर सिटिंग इन द मध्य प्रदेश राइट नाउ, तो अगर मैं अपने ही लोगों के बारे में बात करूं तो पहली बात तो यह है कि वेदर कंडीशंस आर डिफरेंट इन आवर एरिया एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज. आवर क्लाइमेट कंडीशंस, वेदर कंडीशंस आर मोर वार्म एंड हॉट कंडीशंस, है ना. सो इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन बहुत होता है लोगों में. इतना वाटर इनटेक नहीं हो पाता है जितना कि क्लाइमेट की कंडीशंस की मांग होती है. ओके। सेकंड चीज़ होती है कि अपने यहाँ के खान पान की, अपने इस एरिया की बात करें, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ पे थोड़ा सॉल्ट इनटेक की ज़्यादा होता है. लोगों के अपने घरों में और बाज़ार में या फिर रेस्टोरेंट्स में भी सॉल्ट की मात्रा खाने में ज़्यादा होती है. तो ये सब कंडीशंस, वेदर कंडीशन, डिहाइड्रेशन, हाई सॉल्ट इनटेक, इन सबको हम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स मान सकते हैं इस स्टोन बेल्ट में स्टोन होने के लिए. राइट। डॉक्टर असीम, आपने डाइटरी फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन की बात की. हमारे रेगुलर इंडियन मील में अचार पापड़ का इंक्लूजन होता है. कुछ लोगों को मीठा खाना ज़्यादा पसंद है, तो उसमें भी शुगर. और फिर नॉन वेजिटेरियन डाइट की बात करें तो चिकन और फिश. ये सब फैक्टर्स क्या स्टोन होने में या स्टोन के प्रिवलेंस को बढ़ाने में मदद करते हैं? इंडिया में, खासकर हमारे एरिया में, मैं ये नहीं बोलूँगा एपीसी को अवॉइड करो, अचार पापड़ एंड चटनी, वाह। बट पर हाँ, ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है अगर इसे हम एक्सेस मात्रा में यूज़ करें अपनी डे टू डे मील्स में. Right. ऑफन पापड़ खा लिया, अचार को ऑफन डाइट में इंक्लूड कर लिया, इट्स ओके. बट इफ़ यू सी डेली अगर हम इन सब चीज़ों का कंजम्पशन करते हैं तो सॉल्ट की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है, सोडियम बढ़ता है. सोडियम बढ़ेगा तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द स्टोन बढ़ेगा, स्टोन बढ़ेगा और स्टोन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी. राइट। तो अगर इन सब आइटम्स को हमारे डे टू डे मील्स में अगर कट डाउन करें तो स्टोन होने के चांसेस से हम बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है. राइट। डॉक्टर असीम, हमने कुछ सालों में ये भी देखा है कि यंग अडल्ट्स में और खासकर फीमेल्स में किडनी स्टोन अब ज्यादा देखने को मिलते हैं. क्या ये बात सच है, और अगर सच है तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वैसे स्टोन डिजीज तो सभी एज ग्रुप को अफेक्ट करती है जी. एंड आजकल के हम देखते हैं हमारे डे टू डे ओपीडीज के अंदर कि सो मेनी यंग एडल्ट्स एंड मेल्स एंड फीमेल्स, दे आर कमिंग विद द स्टोन्स प्रॉब्लम. सो ये मोस्टली हो सकता है कि डाइटरी हैबिट्स आजकल के यंगस्टर्स के अंदर चेंज हुई है. द जंक फूड्स व्हाट वी आर कंज्यूमिंग राइट नाउ इन ओपनली एंड रेगुलरली, that are causing the incidence of stone more. एंड दूसरी चीज़ ये है कि आजकल की भाग दौड़ की दुनिया में यंगस्टर्स अपने टारगेट को, अपनी जॉब प्रोफाइल के अंदर इतने बिजी हो गए हैं कि दे अवॉइड, दे डोंट कीप देयर सेल्फ हाइड्रेटेड. तो ये भी एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है कि जो यंगस्टर्स को स्टोन्स ज़्यादा हो रहे हैं आजकल. डॉक्टर असीम, क्या ये बात सच है कि अगर हम हार्ड वाटर कंज्यूम ज्यादा करते हैं तो वो भी किडनी स्टोन होने में मदद करता है? नहीं, मैं ऐसा कहूँगा तो नहीं, ये मिथ है वैसे तो कि हार्ड वाटर, बट कुछ मिनरल्स वो स्टोन्स करवाते हैं. जैसे कि इफ कैल्शियम इंटेक, ऑक्सालेट इंटेक किसी भी तरीके से, चाहे तो लिक्विड के तरीके से या फिर डाइट में अगर ये सब कंपोनेंट्स बढ़ते हैं तो स्टोन्स होता है. तो ये कहना एकदम सही नहीं है कि हार्ड वाटर कॉजेज द स्टोन्स. अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को हाइड्रेटेड रख रहा है, हाइड्रेशन अच्छा है, उसका वाटर इनटेक अच्छा है, तो स्टोन होने के चांसेस कम होते हैं. मिथ से याद आया, हमने ये भी सुना है कि बियर पीने से किडनी स्टोन जल्दी से आपकी बॉडी से निकल जाता है. क्या ये मेडिकली सही है? आजकल डे टू डे हमसे ओपनली अगर मैं बोलूं तो रोज की 2 या 3 पेशेंट ओपीडी में यही पूछते हैं, सर बियर पी लूं मेरा स्टोन निकल जाएगा. देखिए, बियर का काम क्या है?
बियर का काम है डाययूरेटिक एक्शन। ये डाययूरेटिक एक्शन आपको, अगर आप 2 ग्लास या 3 ग्लास पानी पी लोगे तो विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू गो फॉर टू द वॉशरूम फॉर द यूरिनेशन। सेम चीज बियर करवाता है। तो बियर का डाययूरेटिक एक्शन है विच हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ द स्टोन। बट बियर के अंदर जो इंटरनल कंपोनेंट है, जो उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन है, that are the favorable factors for forming the stones. So, beer is not protective, it is harmful and it causes the stone. राइट। तो ये एक सबसे बड़ी मिथ शायद बहुत सारे लोगों को होगी कि बियर पीने से स्टोन निकल जाता है, बट हमें ये बिल्कुल बात का ध्यान रखना चाहिए कि बियर पीने से स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर असीम आपने। अगर किसी इंसान को स्टोन एक बार हुआ, किसी तरीके से उसको ट्रीट भी किया गया, तो क्या चांसेस है कि उस इंसान को फिर से किडनी स्टोन होगा या नहीं होगा? हाँ, ये कॉमनली आज क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट की तरफ से। अच्छा क्वेश्चन है ये। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि ये सर स्टोन हो गया है, क्या करना है। हम ये बोलते हैं कि ये सर्जरी करना है या ये प्रोसीजर करवाना है तो इससे स्टोन निकाल देंगे। सर अभी तो आप स्टोन निकाल दोगे, आगे क्या, फिर से तो नहीं हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, फिर से होने के भी चांसेस होते हैं। इफ़ वी control the dietary habits, if we consume proper diet, if we keep ourselves hydrated, तो वापस स्टोन होने के चांसेस नहीं होते हैं। हाँ, फिर हम क्या करते हैं कि सर्जरी के बाद एक कुछ स्टोन एनालिसिस करवाते हैं। उसमें हमको पता चलता है कि ये स्टोन किस तरीके का है, वेदर इट इज कैल्शियम ऑक्सालेट, वेदर इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, वेदर इट इज यूरिक एसिड स्टोन। फिर उसके बाद हम कुछ मेडिकेशंस पेशेंट्स को देते हैं सो दैट दे डोंट फॉर्म द स्टोन्स अगेन। तो ये भी एक फैक्टर्स होते हैं या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं टू प्रिवेंट द रिकरेंस ऑफ स्टोन। ओके। आपने एक टर्म बताई यूरिक एसिड स्टोन। अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात करें तो डायबिटीज और यूरिक एसिड के स्टोन फॉर्मेशन होने में कोई कोरिलेशन है क्या? जी बिल्कुल। एक्चुअली मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक टर्म होता है हमारी मेडिकल साइंस में। वो क्या होता है, जैसे कि ओबिस पर्सन है, वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, कार्डियो वास्कुलर प्रॉब्लम्स है, इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम में इंक्लूड करते हैं। इन लोगों के अंदर यूरिक एसिड होने के स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी ब्लड के अंदर। तो यूरिक एसिड इज हार्मफुल कहाँ कहाँ पर, एक तो ये आर्थराइटिस भी करवा सकता है एंड इट कॉजेज द स्टोन आल्सो। तो इन पेशेंट्स के अंदर यूरिक एसिड स्टोन फॉर्म होता है। जी। किडनी स्टोन के बारे में काफ़ी कुछ हमने डॉक्टर असीम से बातचीत की। यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आजकल जो सबसे प्रेवलेंट हम देखते हैं वो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बहुत सारे मेल्स वर्ल्ड वाइड इस कंडीशन से अफेक्ट होते हैं। ये एक्चुअली ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर असीम, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की बात करें तो कितना कॉमन है बीपीएच का प्रॉब्लम, खासकर ओल्ड एज में, 40s में, जो 50s में मेल्स हैं उनमें? देखिए जो भी पुरुष है जो 40 या 50 ईयर्स को क्रॉस कर गए हैं, उनको यूरिनरी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि बार बार यूरिन आना, रात में 1 या 2 बार यूरिन करने उठना, अर्जेंसी ऑफ यूरिन, जैसे यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। इफ दे हैव अर्ज टू पास यूरिन, दे हैव टू रश टू द वॉशरूम। तो ये सब सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर द 40 और 50 ईयर्स ऑफ एज। तो ये आम प्रॉब्लम है इन द एडल्ट्स। राइट। हमारे इंडिया के सबसे पॉपुलर बेवरेजेस चाय, कॉफी एंड अल्कोहल, इन सब का क्या असर है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में? देखिए जो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की जो प्रॉब्लम होती है, अगर वो माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं तो मोस्टली उनको लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन ही रिकमेंड करते हैं। ओके। अब लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन में हम यही कहते हैं कि जो भी लिक्विड आइटम्स है, चाहे वो चाय हो जाए, कॉफ़ी या कार्बोनेटेड बेवरेजेस राइट। या अल्कोहलिक बेवरेजेस, यू कट डाउन आफ्टर 7 PM। मीन्स लिक्विड इंटेक शाम को या रात में कम करना है। और कार्बोनेटेड बेवरेजेस, चाय और कॉफ़ी का कंजम्पशंस होल डे में कट डाउन करना है, कम करना है, जितना लेते हैं उससे कम करना है। डॉक्टर असीम, लोगों में एक डर बीपीएच को लेके ये भी होता है कि अगर बीपीएच उन्हें हो गया या बीपीएच की उन्हें ट्रीटमेंट करवानी पड़ी तो इसके बाद उनकी सेक्सुअल पोटेंसी और उनकी पर्सनल लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि बीपीएच की प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा
जो सेक्सुअल लाइफ है वो अफेक्ट होती है। बट आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी मेडिसिन आ गई हैं एंड ड्रग्स आ गई हैं जो कि बीपीएच को भी क्योर कर दे या उसके सिम्टम्स में भी कंट्रोल पा ले और विदाउट अफेक्टिंग देयर सेक्सुअल लाइफ। ओके, तो ऐसे भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे आजकल की मार्केट में अवेलेबल है। राइट। डॉक्टर असीम, ये सारे यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की जब बात करें तो क्या ऐसी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो सिर्फ वो ही करें कोई इंसान तो बहुत ही अच्छे तरीके से यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स खासकर बीपीएच को अवॉइड कर सकें? जी, बीपीएच वही मैंने अभी बताया, जैसे माइल्ड सिम्टम्स अगर हैं किसी को इनिशियल सिम्टम्स है यस। तो हम उनको यही बोलते हैं थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो तो यू विल हैव अ कंट्रोल ओवर योर यूरिनरी सिम्टम्स। Okay. नो नीड ऑफ मेडिकेशंस राइट नाउ। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या क्या कोई इंसान इंक्लूड कर सकता है? उसमें सबसे पहले अगर डाइट की बात करें तो कट डाउन द लिक्विड आइटम्स इन द इवनिंग टाइम। दूसरी बात ये होती है कि कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, कुछ मेडिटेशन होता है, कुछ योगा एक्सरसाइजेस होती हैं, उससे भी कुछ ओवर एक्टिव ब्लैडर जो बीपीएच का एक पार्ट है और उसी के एक सिम्टम्स होते हैं, उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। कोई इंसान को अगर बीपीएच के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, रात को फ्रीक्वेंटली बाथरूम जाना या यूरिन स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होना, यूरिन स्ट्रीम वीक हो जाना या और भी कोई भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कब बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि जाके वो एक्सपर्ट यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करे? देखिए, अगर सिम्टम्स बोदरसम है एंड दे आर अफेक्टिंग देयर डे टू डे लाइफ स्टाइल तो उनको अपने नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। और कुछ अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिन में ब्लड आ जाना, बार बार रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाना, तो यह सब कंडीशंस अगर हैं तो अर्जेंट मिलना चाहिए यूरोलॉजिस्ट। राइट। मान लीजिए कोई पेशेंट इन सब सिम्टम्स को अवॉइड करता है काफ़ी लंबे समय तक और बात आ जाती है सर्जिकल इन्वेजन तक, तो आजकल मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स या जो भी पुरानी ट्रेडिशनल टेक्निक्स है उससे एडवांस टेक्निक्स आ गई है बीपीएच के ट्रीटमेंट के लिए, तो उन पे थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइए। या कभी कभार क्या होता है, कुछ बीपीएच के पेशेंट्स दे आर नॉट गेटिंग कंट्रोल विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ड्रग्स, तो फिर हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। पहले के ज़माने में ओपन सर्जरी हुआ करती थी, उसमें पूरा कट करके एंड देन प्रोस्टेट को पूरा निकाला जाता था। पर अब मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स आ गए हैं, जैसे कि आजकल कॉमनली जो प्रोसीजर्स होते हैं जो परफॉर्म किया जाता है वो टीओआरपी होती है। टीओआरपी में हम प्रोस्टेट को थ्रू द यूरेथ्रा के ही रूट से, मीन्स नेचुरल ओरिफिस के रूट से ही प्रोस्टेट को कट करके निकाल दिया जाता है। फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं जैसे कि लेज़र, होलेप, उससे लेज़र से भी उस प्रोस्टेट को निकाला जाता है। और वेपराइजिंग सर्जरी भी होती है जिसमें प्रोस्टेट को वेपराइज किया जाता है और एक एन्यूक्लिएशन भी होता है, बाइपोलर एन्यूक्लिएशन, मीन्स पूरा प्रोस्टेट कैप्सूल के बाहर पूरा निकाल दिया जाता है एंड देन मोर्सलेटर से उसको कट करके पूरा निकाल दिया जाता है थ्रू द नेचुरल ओरिफिस। इट डजंट, इन जब सर्जरीज में चाहे वो होलेप हो, टीआरपी हो, वेपराइजेशन हो, इसमें कोई कट, कोई चीरा कुछ भी नहीं लगता है, ये नेचुरल ओरिफिस से ही होता है। राइट। तो ट्रेडिशनल जो मेथड्स थी और आजकल जो एडवांस मेथड्स आपने बताई, क्या कंपैरिजन आप इसमें करते हैं और किस तरीके से अलग हैं और पेशेंट्स के लिए कितना बेनिफिट है एडवांस टेक्निक्स का? देखिए, जितनी भी ये, अगर मैं कॉमन भाषा में बात करूं कि दूरबीन वाली पद्धति, जी। ये जो दूरबीन पद्धति से जो सर्जरी हम करते हैं, इससे क्या होता है कि अर्ली रिकवरी होती है, इसमें कोई कट नहीं होता है ना। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट अपने जो डे टू डे वर्क है, जो अपने वर्क जॉब पे जाता है, तो वो सब जल्दी रिकवर करके अपने जॉब को रिज्यूम कर सकते हैं। राइट। अगर किसी पेशेंट ने बीपीएच की सर्जरी करवाई, उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव उसको क्या ध्यान रखना होता है कि बीपीएच जैसी प्रॉब्लम सिर्फ दोबारा ना हो या और भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उससे दूर रहें? देखिए, वैसे तो बीपीएच की जो सर्जरी होती है उससे बहुत ही जो यूरिनरी सिम्टम्स है वो रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो पूरा जो प्रोस्टेट का हिस्सा है जो यूरिन के रास्ते को रोक रहा होता है वो पूरा निकाल दिया जाता है। तो उससे प्रॉब्लम्स तो 90%, अगर 100 लोगों को अगर सर्जरी करी तो 90 to 95 पेशेंट्स को तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं, पर 5 से 10% लोगों को हो सकता है कि उसमें
स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार। स्ट्रक्चर यानी पेशाब का रास्ता सिकड़ जाना। तो उसके लिए हम पेशेंट को पहले से एडवाइस दे देते हैं एंड उनको काउंसिल कर देते हैं कि ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, पर उसका भी उपचार है, घबराने की ज़रूरत नहीं। किडनी स्टोन्स के कॉजेस, सिम्टम्स, इन सब के बारे में तो हमने बात की, बट द बेस्ट पार्ट इज सोल्यूशन। तो चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। डॉक्टर हसीन, जब किडनी स्टोन ज़्यादा बड़ा हो जाता है या बहुत दिक्कत करने लगता है तो फिर सर्जिकल ऑप्शन को हमें चूज करना पड़ता है। तो सर्जिकल ऑप्शन किडनी स्टोन के रिमूवल के लिए कौन कौन से हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये इसके लिए जागरूक करना पब्लिक को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं आजकल के। अरे मुझे स्टोन हो गया और घबरा जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा, पता नहीं कैसे निकलेगा, कौन सा प्रोसीजर होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि किडनी स्टोन्स या यूरिनरी स्टोन्स मोर स्पेसिफिक, ओके। पहले के ज़माने में कोई दूरबीन वाली पद्धति की होती नहीं थी, तो कट करके स्टोन्स को रिट्रीव करते थे। पर आजकल बहुत ही एडवांस, और आजकल डे टू डे रोज कोई ना कोई आधुनिक तकनीक आती जा रही है जिससे हम किडनी स्टोन को रिमूव कर सके या यूरिनरी स्टोन को रिमूव कर सके विदाउट अफेक्टिंग देयर डे टू डे लाइफ स्टाइल, एंड सो दैट पेशेंट कैन रिकवर अर्ली। इसके लिए रोज कोई ना कुछ काम होते जा रहा है। अगर मैं बात करूं, इसमें भी अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे मान लीजिए किडनी स्टोन हो गया, तो किडनी स्टोन के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो कि मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पीसीएनएल की। पीसीएनएल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें, जिसको अगर आम भाषा में बोलूँ तो की होल सर्जरी। ये ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक टाके से, एक छोटे से छेद से स्टोन को, किडनी के स्टोन को तोड़कर फ्रेगमेंट करके और उसे निकाला जाता है। फ्रेगमेंट करने की भी बहुत सारी तकनीक आ गई है, जैसे कि बैलिस्टिक लिथोट्रिप्टर होते हैं जिसमें किडनी के स्टोन को तोड़ के निकाला जाता है। लेज़र आ गए, लेज़र एनर्जी, जिससे किडनी के स्टोन को लेज़र से तोड़ के निकाला जाता है। और RIRS आ गया है। RIRS क्या होता है? इसमें छेद भी नहीं होता, इसमें नेचुरल ओरिफिस से कि यूरिन के रास्ते से ही इसको दूरबीन को अंदर ले जाकर लेज़र द्वारा पथरी को या स्टोन को चूरा कर दिया जाता है और उसके बाद उसको निकाला जाता है। तो ये सब प्रोसीजर्स जो किडनी के स्टोन के मैंने बताया आपको, ये अगले दिन ही हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं विद इन 24 आवर्स, एंड पेशेंट कैन गो फॉर वर्क विद इन 72 आवर्स। सो उसको पता भी नहीं होता है कि 3 सेंटीमीटर या 3.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर स्टोन उसके अंदर था और निकल गया और ही इज नाउ हेल्दी। तो ये सब आधुनिक तकनीक किडनी स्टोन के लिए। अब हम बात करें यूरेट्रिक स्टोन। यूरेटर यानी किडनी का पाइप जिससे यूरिन ड्रेन करके ब्लैडर में आता है। उसमें भी अगर स्टोन आ जाता है तो उसको भी नेचुरल ओरिफिस है, यूरिन के रास्ते से ही दूरबीन डाल के स्टोन को तोड़ के निकाला जाता है। कोई कट, कोई चीरा, कुछ भी नहीं आता उसमें। ब्लैडर स्टोन मतलब जो ब्लैडर होता है, मसाना होता है, पेशाब की थैली होती है, उसमें भी स्टोन्स बन जाते हैं। उसको भी बिना चीरे के लेजर एनर्जी या लिथोट्रिप्टर से तोड़कर स्टोन को रिट्रीव किया जा सकता है। आई गेस ये पेशेंट्स एज वेल एज डॉक्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि आप बहुत ही स्पेसिफिक सर्जरी कर सकते हैं। तो पेशेंट के लिए भी सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है, डॉक्टर के लिए भी जो आउटकम होना चाहिए ट्रीटमेंट का वो बहुत अच्छा रहता है। तो ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें, हम सबके लिए बेनिफिशियल है। किडनी स्टोन के साथ साथ एक सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट जो प्रॉब्लम हम आजकल देखते हैं वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई। किडनी स्टोन होने की वजह से यूटीआई होने की संभावना बढ़ जाए, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है? देखिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक अलग प्रॉब्लम है एंड इट्स मोस्ट प्रिवलेंट डिजीज इन यूरोलॉजिकल सिनारियो। ओके। इसमें ये अफेक्ट मेल्स को भी करता है, फीमेल्स को भी करता है ना। और मैं फीमेल्स की अगर बात करूं तो ये ज़्यादा कॉमन है। इसमें रिट्रोग्रेड इन्फेक्शन है ना, बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरेथ्रा फीमेल्स को जल्दी यूरिनेटेड इन्फेक्शन होता है। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है रिकरेंट यूरिनेटेड इन्फेक्शन। फीमेल्स में आपने ट्रीट तो कर दिया, भाई 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर आ जाए डॉक्टर साहब ये तो फिर हो गया मेरे को। तो ये रिकरेंट यूरिनेटेड इन्फेक्शन जो है ये फीमेल्स में बहुत कॉमन है।
और इसको ट्रीट करना बहुत चैलेंजिंग होता है। प्रॉपर यूरिन कल्चर करवाना एंड देन प्रॉपर उसको एंटीबायोटिक कोर्स देना और फिर उसको पेशेंट को फॉलो अप पे रखना और फिर उनको रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शन ना हो उसके लिए 3 to 6 मंथ्स का कोर्स दिया जाता है। तो यह सब लंबा ट्रीटमेंट होता है यूरिनरी इन्फेक्शन का फीमेल्स में मोस्ट। ओके। अभी क्यों होता है मैंने बताया, जैसे कि फीमेल्स के अंदर शॉर्ट यूरेथ्रा के होने के कारण रेट्रोग्रेड इन्फेक्शन होता है। साथ में दूसरी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि हाइड्रेशन हाइड्रेशन कमी होना, नॉट ए प्रॉपर हाइजीन। तो ये सब कंडीशन भी कंट्रीब्यूट करता है यूरिनरी इन्फेक्शन को। और एक चीज़ और हम बोलते हैं पेशेंट्स को जब यूटीआई के पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डोंट स्टॉप द यूरिन। अगर अर्जेंसी है, यूरिन करने की अर्जेंसी है, देन गो टू द वॉशरूम एंड वाइट, डोंट होल्ड द यूरिन। ओके, तो ये सब कंडीशन। अब हम अगर मेल यूटीआई की बात करें जो मेल्स में होती है यूरिनरी इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, ये सेकेंडरी टू सो मेनी प्रॉब्लम्स लाइक अगर बीपीएच है किसी को तो उसके कारण से भी यूटीआई होता है। किसी को यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो जाना, उससे भी यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। तो ये सब कंडीशन मेल यूटीआई के अंदर होता है। तो हमको जो अंडरलाइन कॉज है उसको ट्रीट करके और एंटीबायोटिक्स देना होता है फॉर टू ट्रीट द मेल यूरिनरी इन्फेक्शन। राइट। यूरोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर असीम कपाड़िया से आज बहुत सारी हमने बातें की, बहुत सिंपल शब्दों में, बहुत अच्छे तरीके से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी। मुझे विश्वास है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। डॉक्टर असीम, आज के पॉडकास्ट में जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए उनकी ओवरऑल हेल्थ और खासकर यूरोलॉजिकल हेल्थ अच्छी रहे, उसके लिए आपका टेक होम मैसेज क्या होगा? टेक होम मैसेज यही बोलूंगा मैं, जैसे आरबीआई बोलती है ना, क्या जागरूक रहो, सतर्क रहो, वही टेक होम मैसेज है। देखिए, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, मैंने आपको बता भी दिया। तो इसे प्रॉपरली इसे ट्रीट करवाएं और इसे प्रिवेंट करने के बहुत सारे मेजर्स जो हमने आपको बताए उसको फॉलो करें। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पापड़ खाना अचार खाना छोड़ दो, बट कट डाउन द थिंग्स विच आर नॉट हेल्दी, है ना। हेल्दी फूड को कंज्यूम करें, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। ये सब चीज़ें रखेंगे तो अपने यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से हम कहीं कुछ हद तक काबू पा सकते हैं। मैं यही बोलूँगा कि अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है, अगर स्टोन हो गया है या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, तो नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, उसे छुपाए नहीं, चुप्पी तोड़। क्योंकि चीज़ें और बढ़े, सीक्वेंशियल हो जाए या फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उससे अच्छा है कि उसके पहले अपन उसको ट्रीट करवा लें। क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और आधुनिक तकनीक के साथ अवेलेबल, तो उसे यूरोलॉजिस्ट से मिलकर ट्रीट करवाना ज़रूरी है। उसे छुपाए नहीं, उसे एक वो ना माने कि क्या होगा, नहीं ये तो अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं नहीं जाता, अवॉइड ना करें, उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। बिल्कुल। सोशल स्टिग्मा से बाहर आना और चुप्पी तोड़ना, जैसे डॉक्टर असीम ने बताया, ये बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर असीम, इसी के चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे कोई व्यूअर्स आपको कंसल्ट करना चाहें तो वो आपको कैसे, कहाँ मिल सकते हैं? मैं वैसे तो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ एमिनेंट हॉस्पिटल में, और मैं दूसरे हॉस्पिटल्स में भी विजिटिंग कंसल्टेंट हूँ यूरोलॉजी, देखता हूँ आपका यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पेशेंट्स की। तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है एंड आई हैव ए गूगल प्रोफाइल आल्सो, जस्ट डायल आल्सो। सो आप उस पर देख कर, उस पर सर्च करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं। एंड आई एम फ्रीली अवेलेबल, आई ऑलवेज एक्सेप्ट द कॉल्स आल्सो। एंड गूगल प्रोफाइल में मैप है जो कहते हैं डायरेक्ट शूज आ जाता है, उससे आप क्लिनिक्स पर अप्रोच कर सकते हैं। तो बिल्कुल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं और आधुनिक तकनीक के ज़रिए आप अपनी समस्याओं का निवारण भी ला सकते हैं। डॉक्टर असीम, इसी के चलते आपसे ये भी जानेंगे कि क्या-क्या सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करते हैं स्पेशली यूरोलॉजी ब्रांच के लिए? यूरोलॉजी ब्रांच में जितनी भी जो स्पेक्ट्रम है, जैसे कि किडनी स्टोन्स हो गया या यूरिनरी स्टोन्स, मोर स्पेसिफिक यूरिनरी स्टोन्स, बीपीएच प्रॉब्लम, स्ट्रिक्चर, यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर प्रॉब्लम, और यूरोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज लाइक किडनी का कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर हो गया, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजी एक
अलग सेगमेंट है जिस पर भी हम काम करते हैं, जैसे कि यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, जिसमें यूरेथ्रा के अंदर जब स्ट्रक्चर हो जाता है तो उसको हम ग्राफ्ट करके एंड वी डू द प्लास्टिक सर्जरी टाइप ऑफ सर्जरी इन द यूरेथ्रा. सो ये सब सेगमेंट्स पे हम काम करते हैं. एंड वी डू ट्रांसप्लांट्स आल्सो, किडनी ट्रांसप्लांट इन द रीनल फेलियर पेशेंट्स. सो ये सब ट्रीटमेंट हम परफॉर्म करते हैं. यूरो वेलनेस के आज के एपिसोड में डॉक्टर असीम कपाड़िया ने यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में हमें बहुत सी जानकारी दी. डॉक्टर असीम, अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी, उसके लिए हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर कंसिडरिंग मी. एंड व्यूअर्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए यूरो वेलनेस पॉडकास्ट के इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं. यूट्यूब, स्पॉटिफाई एंड एप्पल पॉडकास्ट पर भी हम अवेलेबल हैं. इस इन्फॉर्मेशन के जरिए आप अपनी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स की हेल्थ को और भी बेहतर बनाने में कंट्रीब्यूशन कर ही सकते हैं. तो जुड़े रहिए हमारे साथ. जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ. तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ. नमस्कार.